आज का ये डीप डाइव शुरू करने से पहले चलो एक बहुत ही हाई स्टेक्स सिनेरियो इमेजिन करते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक दूसरे पर करोड़ों डॉलर का केस कर देती हैं। दोनों तरफ वकीलों की पूरी फौज खड़ी है, मीडिया में रोज नए बयान आ रहे हैं। मतलब एकदम वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। एकदम। लेकिन अचानक एक दिन दोनों कंपनीज के सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हमने केस वापस ले लिया है। अच्छा। अब न्यूज़ चैनल्स पर लोग कहते हैं कि वाह, दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या वो लोग सच में दोस्त बन गए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए होंगे। सही कहा, वो दोस्त नहीं बने हैं। उन्होंने बस अपना नुकसान बचाने के लिए एक समझदारी भरा शांतिपूर्ण रास्ता चुना है। और भाषा विज्ञान में इस स्पेसिफिक सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही सटीक वर्ड है। और मजेदार बात यह है कि यही कॉन्सेप्ट आज की इस एसएससी मास्टर क्लास का हमारा पहला वर्ड भी है। बिल्कुल। आज हम इन 12 बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स का एक डीप डाइव कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बार बार आते हैं। और हमारा टारगेट क्लियर है, हम इन वर्ड्स का रट्टा नहीं मारेंगे, हम इनके पीछे का रूट आइडिया समझेंगे ताकि ये दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। एग्जैक्टली। और रूल सबके लिए क्लियर हैं। हम वर्ड का मीनिंग, हिंदी मीनिंग, आसान एक्सप्लेनेशन, रूट आइडिया और सिमिलर वर्ड से उनका डिफरेंस समझेंगे। कंफ्यूजिंग एंटोनिम्स या स्पेलिंग में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अप्रोच बेस्ट रहेगी। तो चलो सीधे आज की लिस्ट के पहले 77th वर्ड पर चलते हैं। वर्ड है एमिकेबल। AMICABLE। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है। इसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग है फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। और हिंदी में इसका मीनिंग है मित्रावत। लेकिन डिक्शनरी में इसे सिर्फ मित्रावत पढ़ लेना काफी नहीं है। चलो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर ऑफिस में कोई इंसान सबसे हंसकर मिलता है, बहुत हंसमुख है, तो क्या हम उसे एमिकेबल कहेंगे? देखो, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। उस हंसमुख इंसान के लिए एमिएबल वर्ड ज्यादा सटीक है। एमिएबल मतलब प्यारा या मिलनसार। अच्छा, तो फिर एमिकेबल कहाँ यूज होगा? जब हम एमिकेबल का यूज करते हैं ना, तो रूट आइडिया सिर्फ दोस्ती नहीं होता, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस होता है। मतलब विवाद से बचना। ये वर्ड अक्सर उन सिचुएशंस या अग्रीमेंट्स के लिए आता है जहां झगड़ा हो सकता था, पर दोनों पार्टीज ने समझदारी दिखाई। ओह वाह, मतलब जैसे तलाक का कोई केस हो और पति पत्नी बिना कोर्ट में ड्रामा किए शांति से अलग हो जाएं, तो वो एक एमिकेबल डिवोर्स होगा। सही पकड़ा। ये सिर्फ नेचर में क्यूट होना नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और शांति वाला अप्रोच है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। और इसी से नेचुरल तरीके से हमारा अगला वर्ड जुड़ता है। वर्ड नंबर 78 है एमिकेबली। ये एक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। हाँ, और अगर एमिकेबल एक सिचुएशन है, तो एमिकेबली उस काम को करने का तरीका है। इसका मीनिंग है इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, यानी मित्रतापूर्वक। चलो इसे वापस उस टेक कंपनीज वाले एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। उन दोनों ने जो सेटलमेंट किया वो एक एक्शन था, तो हम कहेंगे कि उन्होंने अपना मैटर एमिकेबली सॉल्व कर लिया। मतलब बिना किसी कड़वाहट के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना जरूरी है कि एमिकेबली वर्ड हमेशा किसी वर्ब के साथ आएगा, जैसे एमिकेबली रिजॉल्व्ड या एमिकेबली सेटल्ड। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई शांति से मैटर सुलझाने की, पर इंसानी दिमाग बहुत अजीब चीज है। वो कैसे? सोचो, अगर कोई दोनों पार्टीज एमिकेबली अग्रीमेंट साइन कर लें, पर अगली सुबह उनमें से एक इंसान सब कुछ भूल जाए, वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही भूल जाए, तो क्या होगा? बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और यही एंट्री होती है हमारे 79th वर्ड की। वर्ड है एमनेशिया। इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। और हिंदी में इसका सीधा मतलब है याददाश्त खो जाना। इसे सुनकर ना मुझे वो पुरानी बॉलीवुड मूवीज याद आ गईं, जहाँ हीरो के सर पे रॉड लगती है और वो अस्पताल में उठकर पूछता है, मैं कहाँ हूँ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर इसके पीछे का रूट आइडिया समझना जरूरी है। इस वर्ड में जो ए लगा है शुरुआत में, वो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बिना या विदाउट। अच्छा, ए का मतलब बिना। हाँ, और जो एमनीजिया पार्ट है उसका कनेक्शन मेमोरी या यादों से है, तो एमनीजिया का डायरेक्ट रूट आइडिया बन गया यादों के बिना। पर एक कंफ्यूजन है। अक्सर लोग अपनी बाइक की चाबी या चश्मा रखकर भूल जाते हैं, तो क्या वो भी एमनीजिया है? नहीं, वो तो बस नॉर्मल भूल चूक है। एमनीजिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये चोट लगने या किसी गहरे सदमे से होती है, जिसमें मेमोरी पूरी तरह वॉश आउट हो जाती है। क्लियर है। अब याददाश्त खोना तो चलो एक बीमारी है,
लेकिन हमारी लिस्ट का जो अगला वर्ड है वो एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। वर्ड नंबर 81 है इमोरल। ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड सीरियसली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, और हिंदी में कहेंगे सही गलत की परवाह ना करने वाला। और यहाँ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एमोरल और इमोरल को सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस फर्क को क्लियर करते हैं। जैसे अगर कोई बैंक रॉबर है जो बंदूक दिखाकर पैसे लूट रहा है, क्या हम उसे अमोरल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो इंसान इमोरल है, यानी अनैतिक। इमोरल वो होता है जिसे पता है कि रूल्स क्या हैं, क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, मतलब उसे पता है चोरी करना गलत है, फिर भी कर रहा है। एग्जैक्टली वो डेलिबरेटली रूल्स तोड़ता है। पर जो अमोरल होता है उसके अंदर रूल्स या मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। उसे सही और गलत की कोई समझ ही नहीं होती। इसका कोई सिंपल एग्जाम्पल है? हाँ, जैसे एक छोटा सा 2 साल का बच्चा, अगर वो किसी दूसरे बच्चे के हाथ से उसकी आइसक्रीम छीन ले, तो क्या हम उसे क्रिमिनल या पापी कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। बस, वो बच्चा अमोरल है। उसके पास मोरालिटी का मीटर ही नहीं है। रूट आइडिया देखो, वही ए मतलब बिना और मॉरल मतलब नैतिकता, यानी नैतिकता की समझ के बिना। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इमोरल मतलब रूल्स को तोड़ना और एमोरल मतलब रूल्स की समझ ही ना होना। ये डिफरेंस अब परमानेंट याद रहेगा। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट चमकना जरूरी है। अब जब रूल्स तोड़ने और मरोड़ने की बात हो ही रही है, तो भाषा में भी वर्ड्स के साथ ऐसी छेड़छाड़ होती है। हमारी लिस्ट का 84वां वर्ड एक मजेदार दिमागी खेल है। वर्ड है एनाग्राम। ये एक नाउन है। ये लैंग्वेज का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, यानी अक्षरों को बदलकर बना नया शब्द। इसका रूट आइडिया यही है कि अक्षरों को एक नई व्यवस्था देना, उन्हें रीअरेंज करना। पर इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। वो क्या? आप अपनी मर्जी से बाहर का कोई नया लेटर नहीं जोड़ सकते और ना ही पुराना कोई लेटर हटा सकते हैं। जैसे मुझे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल याद आ रहा है। इंग्लिश का वर्ड है लिसन, LISTEN। अगर हम इन्हीं लेटर्स को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो एक नया वर्ड बन जाता है साइलेंट, SILENT। परफेक्ट एग्जाम्पल। जितने लेटर्स लिसन में थे, सेम वही लेटर साइलेंट में यूज हुए। इसे ही एनाग्राम कहते हैं। तो एनाग्राम में हमने वर्ड्स और लेटर्स के बीच एक पैटर्न ढूंढा, लेकिन SSC एग्जाम्स में एक पूरा सेक्शन ऐसा होता है जहां हमें लेटर्स का नहीं बल्कि लॉजिक्स का पैटर्न ढूंढना होता है। हाँ, रीजनिंग सेक्शन में। और उसी पर हमारा अगला वर्ड बेस्ड है। वर्ड नंबर 85 है एनालॉजी। ये एक नाउन है। मीनिंग है अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स। हिंदी में कहेंगे समानता के आधार पर तुलना। एग्जाम के लिए ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। अगर कोई कहे कि एक सेब लाल है और एक फायर ट्रक भी लाल है, तो क्या ये एनालॉजी हुई? नहीं, देखो, ये तो सिर्फ एक सेम क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक हुई। एनालॉजी एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाती है, किसी मुश्किल चीज को समझाने के लिए एक जानी पहचानी चीज का सहारा लेना। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं कि किसी देश का संविधान उस देश के लिए वही काम करता है जो किसी खेल के रूल्स उस खेल के लिए करते हैं। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। बिना रूल्स के खेल बिगड़ जाएगा और बिना संविधान के देश बिखरेगा। ये कंपैरिजन कैसे और क्यों का जवाब देता है। वाओ! अब चलो इसी एनालॉजी की टेक्निक को यूज करके हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगर हम इंसानी शरीर की तुलना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन से करें, ठीक है। तो जब मशीन खराब होती है, जो सर्जन ऑपरेशन करता है वो मैकेनिक हो गया, लेकिन ऑपरेशन के टाइम उस मशीन के अलार्म सिस्टम को यानी दर्द महसूस करने की क्षमता को कुछ देर के लिए बंद करने का सबसे क्रिटिकल काम कौन करता है? उसके लिए हमें हमारा 93rd वर्ड चाहिए, एनेस्थेटिस्ट। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग सर्जरी। हिंदी में कहेंगे बेहोश करने वाला डॉक्टर। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ सर्जन ही कर रहा है, पर बैकग्राउंड का असली हीरो एनेस्थेटिस्ट होता है। इसके रूट आइडिया में वही अन यानी बिना और आगे सेंसेशन की बात है। मतलब बिना सेंसेशन के, यानी बिना दर्द के। हाँ, एक एनेस्थेटिस्ट सिर्फ पेशेंट को सुलाता नहीं है, वो सर्जरी के दौरान उसकी सांस, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मशीन चलती रहे पर अलार्म ना बजे, ये इंश्योर करना उसी का काम है।
बाप रे, ये तो सच में बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब शरीर की इस मशीन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि टाइम के साथ ये कमजोर पड़ती है। सही कहा। और यहीं पर हमारा अगला वर्ड आता है। वर्ड नंबर 94 है एनीले। ANILE। ये नाउन है। इसका मीनिंग है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, हिंदी में कमजोर बूढ़ी औरत जैसा। इसे ध्यान से समझना होगा क्योंकि एक और सिमिलर वर्ड होता है सीनाइल। हाँ, सीनाइल भी तो बुढ़ापे से जुड़ा है ना। तो इस एनीले वर्ड की क्या जरूरत पड़ी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, सीनाइल एक बहुत कॉमन वर्ड है जो किसी भी बुजुर्ग, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए यूज होता है जब बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग या शरीर कमजोर होने लगता है। तो क्या एनीले स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए यूज होता है? हिस्टोरिकली हाँ, इसका ओरिजिन ही ओल्ड वुमन को पॉइंट करता है, पर आजकल इसका यूज किसी ऐसी सिचुएशन के लिए होता है जहां बहुत एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस या पुरानी सोच जैसी बातें दिखाई देती हैं। ये सेनाइल के कंपैरिजन में थोड़ा नेगेटिव या डेरोगेटरी टोन भी ले सकता है। ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फर्क है जो एग्जाम में बहुत एज दिला सकता है। अब कमजोरी की बात हो ही रही है तो इंसानी इमोशंस का एक डार्क साइड भी देख लेते हैं। बिल्कुल। अक्सर प्रॉपर्टीज के चक्कर में या किसी और बात पर लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट आती है जो पीढ़ियों तक चलती है, और हमारा 95th वर्ड इसी इमोशन को पकड़ता है। वर्ड है एनिमोसिटी। नाउन है ये। इस वर्ड का वेट बहुत हैवी है। मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। हिंदी में कहेंगे गहरी दुश्मनी या घृणा। लोग इसे नॉर्मल गुस्से से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। हाँ, मतलब गुस्सा तो किसी को ट्रैफिक जाम में भी आ जाता है। कोई गाड़ी आगे निकाल ले तो बस 2 मिनट का गुस्सा आया और खत्म। वही तो, गुस्सा एक लहर की तरह है, आई और चली गई। लेकिन एनिमोसिटी एक गहरा समंदर है। ये वो नफरत है जो टाइम के साथ और स्ट्रांग होती है। जैसे हिस्ट्री में 2 राइवल एम्पायर्स के बीच थी, या किसी हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच में 2 राइवल टीम्स के बीच जो टेंशन होती है, वो भी एनिमोसिटी का एक एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, ये एक परमानेंट हॉस्टिलिटी है। चलो अब एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए 2 बिजनेस पार्टनर्स के बीच ऐसी ही एनिमोसिटी हो गई। बात कोर्ट तक गई। जज ने बोला कि दोनों अलग हो जाओ और एक पार्टनर दूसरे को नुकसान की भरपाई के लिए हर साल एक फिक्स अमाउंट देगा। तो वहां से निकल कर आएगा हमारा अगला वर्ड। हाँ, वर्ड नंबर 98 है एन्युइटी। ये नाउन है। इसका मीनिंग है ए फिक्स्ड सम पेड एन्युअली। हिंदी में हर साल मिलने वाली तय राशि। फाइनेंशियल सेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका रूट आइडिया उसके नाम में ही छुपा है, एन, जिसका मतलब होता है साल। जैसे एनुअल या एनिवर्सरी में होता है। सही पकड़ा। एन्युइटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एनुअल साइकिल पर बेस्ड है। अब लोग इसे अक्सर रेगुलर सैलरी से जोड़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट तो है, सैलरी भी तो रेगुलर आती ही है ना। पर सैलरी आपके हर महीने के काम का पेमेंट है। एन्युइटी एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद या किसी लीगल सेटलमेंट के बाद एक फिक्स पैसा हर साल या एक रेगुलर इंटरवल पर मिलता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एन्युइटी का ही रूप है। अच्छा, तो ये जिंदगी में एक स्टेबिलिटी ले आता है, एक फिक्स रूल बन जाता है। पर रूल्स तो हमेशा टूटने के लिए होते हैं ना। हाँ, सिस्टम में अचानक कुछ नया जरूर होता है। जैसे मान लो किसी को 10 साल से लगातार एन्युइटी मिल रही है, वो एक पैटर्न है, पर 11वें साल अचानक पैसे नहीं आए, सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई। इस नियम के टूटने को क्या कहेंगे? इसके लिए हमारा 99th वर्ड बना है अनॉमली। अनॉमली एक नाउन है। मीनिंग है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। हिंदी में कहेंगे असामान्यता। साइंस और डेटा एनालिसिस में ये वर्ड बहुत आम है। इसका रूट समझें तो जो रेगुलर या नॉर्मल नहीं है वो एनॉमली है। इसे एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्कूल में 100 बच्चों ने मैथ्स का एग्जाम दिया। 99 बच्चों के मार्क्स 40 से 60 के बीच आए, पर एक बच्चा ऐसा था जिसके पूरे 100 में से 100 नंबर आ गए। वाह! तो क्या वो बच्चा उस पूरे ग्रुप में एक एनॉमली है? बिल्कुल, वो एक शानदार एनॉमली है। देखो, एनॉमली का मतलब सिर्फ कुछ बुरा होना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ट्रेंड या पैटर्न चल रहा है ये उस ट्रेंड से अलग है। मतलब भीड़ से अलग। हाँ, साइंस में तो कई बड़ी खोजें इसीलिए हुई क्योंकि साइंटिस्ट ने किसी डेटा में एक एनॉमली देखी जो नॉर्मल रूल फॉलो नहीं कर रही थी। क्या बात है! तो एक एनॉमली अपने आप में अकेले होती है,
पर अगर हम ऐसी ही बहुत सारी शानदार एनोमलीज जैसे सबसे बेहतरीन कविताएं या कहानियां उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें तो क्या बनेगा? उसी पर रहेंगे हमारा 102nd वर्ड। वर्ड नंबर 102 है एंथोलॉजी। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा पब्लिश्ड टुगेदर। हिंदी में कहेंगे विभिन्न लेखकों की रचनाओं का संग्रह। इस वर्ड का जो रूट आइडिया है ना, वो बहुत पोएटिक है। एंथोस का मतलब होता है फूल और लोजिया यानी संग्रह। तो एंथोलॉजी का मतलब हुआ फूलों का एक गुलदस्ता। ओह वाह, ये कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, फूलों का गुलदस्ता, है ना? इसीलिए जब हम एंथोलॉजी की बात करते हैं तो वो कबाड़ या रैंडम भीड़ नहीं होती, वो बहुत ही चुन चुन कर बनाया गया एक कलेक्शन होता है। जैसे दुनिया के 10 सबसे बेस्ट डिटेक्टिव राइटर्स की एक एक कहानी को मिलाकर किताब छापें तो वो एंथोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन कहलाएगी। जैसे हमारे पुराने दिनों में 90s के बेस्ट गानों की एक मिक्स टेप होती थी जिसमें बेस्ट गाने एक साथ पिरोए जाते थे, वो भी तो एक एंथोलॉजी ही थी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। तो इसी खूबसूरत वर्ड के साथ आज के इस डीप डाइव का सफर कंप्लीट होता है। आज हमने बस लिस्ट नहीं पढ़ी, हमने इन वर्ड्स के साइंस को समझा है। बिल्कुल, हमने शुरुआत की थी एक एमिकेबल सेटलमेंट से, फिर हम एमनीशिया की भूल भुलैया में गए। हमने समझा कि एमोरल होना इमोरल से कैसे अलग है। फिर हमने एनाग्राम में लेटर्स के पैटर्न देखे और एनालॉजी में लॉजिक्स को सुलझाया। एनेस्थेटिस्ट की क्रिटिकल जॉब देखी और एनील वर्ड के जरिए कमजोरी को समझा। और उसके बाद हमने एनिमोसिटी की गहराई नापी, एन्युइटी की स्टेबिलिटी को देखा, अनोमली के रूप में रूल्स को तोड़ा और आखिर में इन सब का एक बेहतरीन गुलदस्ता यानी एंथोलॉजी तैयार किया। इन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझ लेने के बाद एग्जाम में इनका मीनिंग भूलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इस मास्टर क्लास को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही डीप थॉट है जो हर किसी को सोचना चाहिए। वो क्या? अगर ध्यान से देखें तो क्या हमारी अपनी जिंदगी भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज और लोगों से बनी एक एंथोलॉजी नहीं है? पॉइंट है। और अगर ऐसा है तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम इस लाइफ की बुक में सिर्फ एक नॉर्मल प्रिडिक्टेबल पैटर्न बनकर रहना चाहते हैं या फिर हम अपने हार्ड वर्क से एक ऐसी शानदार अनोमली बनना चाहते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। वैसे ये एक ऐसा सवाल है जो पढ़ने वालों के दिमाग में गूंजता रहेगा, तो डिसीजन आपका है। पैटर्न का हिस्सा बनना है या अनोमली बनकर उभरना है। इसी पावर पैक्ड थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आज समझे हैं उन्हें आसपास की लाइफ में नोटिस करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए।